हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीआईआर के बारे में डिस्कशन किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। ठीक है, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है डेंसर मीडियम में, तो फिर उसका टीआईआर होता है। टीआईआर होने का मतलब ये है कि जो रे इंसिडेंट हो रही है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब कोई रे इंसिडेंट एंगल लेस देन होता है क्रिटिकल एंगल से, तो फिर उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है ना लाइट का, तो उसके कुछ पोर्शन का रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन उस केस में टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कुछ पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियली रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है तो कंप्लीटली उस रे का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, जो एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल के बॉटम में एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो उस बल्ब की जो रोशनी है, यानी कि वो कितना ग्लो कर रहा होगा, उसका कितना, उसकी ग्लोने से, यानी उसके ब्राइट होने से, उसके बल्ब के ग्लो होने से जो स्विमिंग पूल का एरिया है, ऊपर कितना एरिया हमें ब्राइट एंड दिखाई दे होगा, कितना एरिया है जो एल्यूमिनेट हो रहा होगा। ठीक है, उस बल्ब की वजह से। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर एक बल्ब ना लेकर एक ट्यूबलाइट ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्विमिंग पूल है, कुछ इस तरीके से। आप समझ पा रहे हो कि स्विमिंग पूल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्यूबलाइट रखी हुई है। कल हमने क्या लिया था, एक बल्ब लिया था, आज हम एक ट्यूबलाइट ले रहे हैं इसे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर हम ये ट्यूबलाइट लेते हैं और मान लेते हैं कि इस ट्यूबलाइट की जो हाइट है, ये सॉरी लेंथ है, वो लेंथ मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, या जो भी ज़्यादा भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, या 6 मीटर ही मान लेते हैं। चलो ज़्यादा हो जाएगी 6 मीटर, तो 1 मीटर मान लेते हैं। 1 मीटर है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। और यहाँ से जो डेप्थ है बच्चों, वो मान लेते हैं हम लोग इसमें वो भी हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर है, या 1 मीटर की जगह हम इसे मान लेते हैं 5 बाई आने वाला है हमारे पास 10, 5 मीटर मान लेते हैं इसे। कितना है, 5 मीटर। ये 5 मीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि आपको जो यहाँ पे इसकी जो स्विमिंग पूल की जो सरफेस है, वहाँ पे कितना एरिया एल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कितना एरिया ब्राइटन आपको दिखाई देने वाला है। व्हेन सी, यानी कि ये जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है। ठीक है, अगर ये ग्लो कर रही है तो आपको इस स्विमिंग पूल का कितना एरिया ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हमसे ये सवाल पूछा गया, और इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है हमें 5/4, ये दिया हुआ है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बल्ब जब बनता है, यहाँ पे अगर एक सिंगल बल्ब होता है तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर एरिया होता है। तो अगर एक ट्यूबलाइट है तो किस टाइप का एरिया होगा, पहले उसे समझते हैं। तो उसे समझने के लिए मैं ये सब मान सकता हूँ कि जो ट्यूबलाइट में ये कई सारे नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज से मिलकर बना हुआ है, यानी कि पॉइंट सोर्सेज से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये किससे मिलकर बना हुआ, कई सारे बल्ब से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इसके टॉप मोस्ट की बात करता हूँ, ऊपर से देखने पर, टॉप व्यू की बात करूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, टॉप व्यू की बात करता हूँ। अगर मैं टॉप व्यू से देखूँगा बच्चों, ऊपर से हैं, तो ऐसे कई सारे बल्ब हो गए मेरे पास। ऐसे देखो, ये ऐसे कई सारे बल्ब हो गए, उन सबको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से समझोगे, इस ट्यूबलाइट के अंदर कई सारे बल्ब होंगे, तो इन सब बल्ब की वजह से क्या बन रहे होंगे, सर्कल्स बन रहे होंगे। यानी कि इस वाले बल्ब की वजह से ऐसे सर्कल बन रहा होगा, इसकी वजह से ऐसे सर्कल, इसकी वजह से ऐसे 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 कई सारे सर्कल्स हमारे पास बन रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें जो ऊपर ज्योमेट्री दिखाई देगी बच्चों, वो ये वाली ज्योमेट्री। समझ में आया ये कैसे, यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए, डॉट 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 पॉइंट सोर्स हो गए। उन पॉइंट सोर्स को मैं क्या मान सकता हूँ, बल्ब मान सकता हूँ। तो हर एक बल्ब की वजह से एक सर्कल बन रहा होगा, कल हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो इससे जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसे वाली शेप बनेगी बच्चों, ये वाली देखो, ऐसे आपको फाइनली ऐसे वाली शेप दिखाई देगी, ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँ इधर से, तो मुझे ऐसी शेप दिखाई देगी, ये जो यहाँ से रेक्टेंगुलर होगी, लेकिन जो इसका इधर वाला पोर्शन है वो सेमी सर्कल होगा, ऐसे ये वाला, ये सेमी सर्कल होगा ऐसे। समझ पा रहे हो, तो यहाँ से लेकिन यहाँ तक की तो लेंथ हमें पता है कितनी है, ये 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। देखो ये इसकी लेंथ है, तो अब हमें ये इतना सा एरिया और निकालना है। अगर ये वाला और ये वाला एरिया मिल जाए, यानी कि इसकी रेडियस मिल जाए,
तो हमारा काम हो जाएगा। और रेडियस कैलकुलेट करना हमने कल सीखा था। तो देखो ये रेडियस मिल जाएगी तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा और इस सेमी सर्कल इस तरफ बनेगा और सेमी सर्कल इस तरफ बनेगा, तो एक सर्कल बन जाएगा उसका एरिया। तो सर्कल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया मिला के टोटल एरिया आपको यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। क्या बात समझ में आती है? तो देखिए अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ पे से हम बात करेंगे तो TIR हो रहा होगा। TIR होगा कैसे पता चल गया होगा आपको? तो मैं इस तरफ बना देता हूँ, उधर लाइन है। अगर यहाँ पे TIR हो रहा है तो मैं वो लाइन निकाल सकता हूँ, देखो, क्योंकि TIR के बाद ये रे ऐसे चली जाएगी और इसके इस तरफ जितनी भी रेज होगी वो सब अंदर ही रहने वाली है, ठीक है, यानी कि वहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इस वाले केस में हमारे पास ये वाला एंगल आएगा θc। क्लियर है? अगर ये θc बनेगा तो ध्यान समझना, इसकी वजह से जो एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ ये पॉइंट, तो ये भी θc होगा, ये θc होगा। तो ऐसा कैसा मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ। देखो ये रेडियस ही होगी इसकी, r होगी। ये कितना हो गया हमारे पास 5। तो अगर मुझे θc मिल गया, क्रिटिकल एंगल मिल गया, तो r और 5 पता है तो ये r में निकाल सकता हूँ। तो देखो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे हम, तो साइन θc इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 5/4। तो साइन θc इज इक्वल टू क्या हो गया 4/5। तो θc इज इक्वल टू हो गया 37 डिग्री, सॉरी 53। कितना आ जाएगा 53। क्या बात समझ में आता है? ठीक है। तो अगर 53 आ गया हमारे पास, तो अब तो मैं इस वाले ट्रायंगल, देखो इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू r/5, यानी कि tan थीटा c इज इक्वल टू लिखेंगे r बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5। और ये क्या लिखेंगे हम लोग 4/3 लिखेंगे इसे। क्या बात समझ में आती? ये गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, उसको 5 की जगह 3 कर दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे, ठीक है, वरना अजीब सी आएगी वो कैलकुलेशन, पॉइंट्स में आएगी और मैं नहीं चाहता कि वो पॉइंट्स में आए, ठीक है। ये 3 मीटर मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगा, फिर 3 लिखूँगा, तो इस 3 से 3 कट गया तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर, यानी कि उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 मीटर की होगी। तो देखो ये रेडियस कितनी है आपके पास 4 मीटर आ गई, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8। तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा हमारे पास बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया 1 × 8 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल, यानी कि वो कितना हो जाएगा πr², यानी कि 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो कितना हो गया 8 + 16 पाई, ये एरिया आ जाएगा आपके पास। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 8 को अगर कॉमन लूँ तो 1 + 2 पाई मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आप लोगों को जब यहाँ सरफेस पे देखा जाएगा तो एल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। बट ध्यान रखना ये एरिया इस टाइप का बनेगा। और ऐसा क्यों बना, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है। देखो क्योंकि हर एक जो यहाँ पे ट्यूबलाइट के अंदर होगा वो पॉइंट सोर्स की तरह वर्क कर रहा होगा, तो हर एक की वजह से यहाँ पे सर्कल बन रहा होगा। तो कुछ इस टाइप के सर्कल्स आपके पास बनते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये जो ज्योमेट्री होगी वो इस टाइप की हो जाएगी, यानी कि ये वाली, ये लेंथ 1 मीटर है और इसकी रेडियस आपको दिख जाएगी। क्लियर है ना? एक और सवाल है, देखो बच्चों कई बार हमसे पूछा जाता है, देखिएगा हमें कुछ ऐसे ज्योमेट्री दी हुई है बच्चों। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का 1/4 पार्ट कट किया गया है, ठीक है, तो वो ऐसा दिखाई देगा हमें, ऐसे। ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर का 1/4 कट किया हुआ, ये उसका सेंटर वाली लाइन है, ऐसे एक्सिस है सेंटर वाली। ये रेडियस भी r है और इसकी रेडियस r है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। क्या है? √3 है। तो इसके ऊपर पैरेलल रेज गिराई जाती है, ऐसे ऐसे पैरेलल रेज गिराई जाती है। ऐसे पैरेलल बीम गिराया जाता है और ये जो पैरेलल बीम है ये से नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। तो आपको बताना है कि अब ये जो रेन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे से आके इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। तो आपसे बोला हुआ है कि अगर ये जो पैरेलल बीम गिरा रहा है उसमें से कितनी डिस्टेंस पर, इसका एक और डायग्राम बना के बता रहा हूँ यहाँ पे।
ये O है, इनमें से एक रे गिरा रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये बीम गिरा, इस बीम में से सिर्फ मैं एक रे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये OP कितनी मैक्सिमम इस OP के बीच की, यानी कि इस ये जो पैरेलल बीम गिरा है यहाँ से O से कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर रे गिराया जाए जिससे कि इस कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस सरफेस से कोई भी रे, यानी कि इस सरफेस से कोई भी रे बाहर निकलना बंद हो जाए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस OP की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे कि रे इसके अंदर रिफ्रैक्ट हो रही हो, जिससे कि इस कर्व्ड सरफेस से रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ OP so the ray refracted from कर्व्ड सरफेस, उस कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, 2 मिनट का टाइम है, सोचिए बच्चों। आई होप बच्चों आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो समझना आप लोग। देखो क्या हो रहा होगा, अगर यहाँ पर √3 दिया हुआ आपको ध्यान समझना, अगर मैं रे को गिराता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस रे को गिराता हूँ, तो ये रे रिफ्लेक्ट हो रही होगी यहाँ पे से, ये भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ये भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, इन सब का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो ऐसे बेंड होगी, ये ऐसे बेंड हो रही होगी, ये ऐसे बेंड हो, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे बेंड हो रही होगी, ये ऐसे बेंड हो रही होगी, या नहीं हो रही होगी, ऐसे। क्लियर है? अगर ये ऐसे बेंड हो रही होगी तो इन सब का अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो यहाँ से पास होगा, ये ऐसे, यहाँ से इसका नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा होगा, इसका नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा होगा, इसका नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस वाली रे के लिए देखूँ तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, इस वाली रे के लिए ये वाला इंसिडेंट एंगल होगा, इस वाली रे के लिए ये वाला इंसिडेंट एंगल, यानी कि इधर से इधर जाने पे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है एक इंसिडेंट एंगल बढ़ता जा रहा है। अब इस इंसिडेंट एंगल अगर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी वैल्यू आ सकती है हमारे पास जब उस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। जब उस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जब वो क्रिटिकल एंगल के बराबर, और जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो वो रे रिफ्लेक्ट होने की जगह पे से 90 डिग्री पर आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। यानी कि जब तक इस क्रिटिकल एंगल पर पहुंचते हैं उसके नीचे जितने भी एंगल हो गए, क्रिटिकल एंगल से जितने भी कम एंगल्स हैं उन सब पे क्या हो रहा होगा, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, ऐसे रिफ्रैक्शन। हमसे ये पूछा कि रिफ्रैक्शन हो, तो अब ये क्रिटिकल एंगल आ गया, मान लेते हैं। अब क्रिटिकल एंगल से ऊपर कोई रे गिरा है मैंने पैरेलल, तो इसका जो एंगल होगा बच्चों यहाँ पे ऐसे, वो एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वो रे वापस उसमें अंदर चली जाएगी। तो हमसे यही तो पूछा हुआ है कि यहाँ से मैक्सिमम उस रे की दूरी बताओ, यानी कि इस P, ये वो वाली रे बताओ जिसके बाद रे रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए, यानी कि TIR हो जाए। तो मैक्सिमम वही पूछा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ OP, इस OP की वैल्यू बताइए सो दैट द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, जहाँ तक की रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो इधर से इधर जाने पर एक एंगल ऐसा आएगा क्रिटिकल एंगल, उससे नीचे जितने भी एंगल्स हो गए उन सब पे रे क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी, उसके ऊपर जाते रिफ्लेक्ट होना बंद। तो मैक्सिमम कहाँ तक रिफ्लेक्ट हो सकती है, जब हमें क्या मिले, ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो। तो मान लेते हैं वो इसी के लिए बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बात करता हूँ इसके रिफ्रैक्शन की, तो ये ऐसे होगा, कुछ होगा ऐसे। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो ऐसा आएगा, ये नॉर्मल आ गया यहाँ पे, और ये नॉर्मल है तो ये एंगल क्या होना चाहिए हमारे पास, θc होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर एक क्रिटिकल एंगल पे रे इंसिडेंट होती है तो अगर मैं इसको नॉर्मल बनाऊँ ऐसे, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कैसे चली जानी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। क्लियर है? अब ध्यान सुना, अगर ये डिस्टेंस R है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो रही होगी, R। हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछिए OP कि ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होगी। वो मैक्सिमम तब होगी जब ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो मान लेते हैं कि OP की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी। अब ध्यान सुनना, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो क्या मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये वाला।
अगर आप ये वाला एंगल कैलकुलेट करोगे तो वो एंगल 30 डिग्री आएगा। ठीक है, समझना कैसे, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। देखो वो एंगल कितना आने वाला है हमारे लिए, ये एंगल निकालते हैं हम लोग, मानते हैं ये एंगल आ रहा है, तो इसके और इसके बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना है, √3 sin r, ये लगाएंगे, तो √3/2 √3 इंटू साइन r, तो इस √3 से √3 कट हो जाएगा, तो साइन r कितना हो गया हमारे पास 1/2, तो r इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बात समझ में, यानी कि ये एंगल जो हमारे पास आया वो कितना है, 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये 90 और ये r कितना है 30, तो 120। अब आप ध्यान समझना, इस OP ये ट्राइंगल मानते हैं, इसको मैं मानता हूँ O' मान या n मान लेते हैं, नॉर्मल वाली जो लाइन है इसे n मानते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझोगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ONP में, इस ट्राइंगल में देखो ONP में, अगर मैं इसमें लाम्बीज थ्योरम लगाऊं, क्या लगाऊं, लाम्बीज थ्योरम, लाम्बीज थ्योरम। लाम्बीज थ्योरम क्या बोलती है, लाम्बीज थ्योरम बोलती है ये साइड और इस साइड के सामने वाला एंगल, ये साइड और इसके सामने वाले एंगल का साइन, तो ये r और इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, साइन r, यानी कि r/sin 120 डिग्री ये होगा, इज इक्वल टू, दूसरी बात करते हैं OP, और OP के सामने वाला एंगल क्या होगा, sin θc, तो लिखेंगे हम लोग OP/sin θc। देखो sin 120 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, √3/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं। इस वाले केस में अगर मैं sin θc की वैल्यू लिखूं यहाँ से यहाँ के लिए, तो क्या लिखेंगे, म्यू sin θc इज इक्वल टू 1 sin 90, ये होगा। तो म्यू कितना है, √3 sin θc इज इक्वल टू 1, तो sin θc हमें मिल गया यहाँ से 1/√3, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है, तो OP डिवाइडेड बाय 1/√3। क्लियर है, इसको रफ करते हैं बच्चों। तो देखिए हमें क्या मिलेगा आगे, अब हमें मिलने वाला है इसके बाद नेक्स्ट OP कैलकुलेट करना है, तो ये तो हो गया 2r/√3 इज इक्वल टू, ये हो गया √3 OP, तो OP इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2r/3 मिला, ये आंसर आएगा आपके पास। क्या बात समझ में, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी ये वाली OP, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 2r/3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों इसे नोट कर कीजिएगा। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना हमें ऑप्टिकल फाइबर, वो भी TIR का एक एप्लीकेशन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पढ़ना है हमें वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक तरीके से जो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी का एक एप्लीकेशन है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर जो फिनोमिना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्म किया जाता है, वो होता है TIR। तो बात करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, तो अगर मैं बेसिकली बोलना चाहूँ तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक कम्युनिकेशन जो होता है हम लोगों का, उसमें यूज़ में लिया जाता है। यानी कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए यूज़ में लिया जाता है। यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है एक तरीके से ऐसा सिलिंड्रिकल वायर आप बोल सकते हो, सॉलिड होता है, सिलिंड्रिकल वायर है जिसमें हम सिग्नल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसमिट करते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि उस केस में एनर्जी का लॉस भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, बहुत कम एनर्जी का लॉस होता है, तो उसे फिर हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कई किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पोर्ट वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ पोर्ट होते हैं, उस पोर्ट के अंदर ऐसे कुछ आपने देखा होगा कुछ वायर्स बाहर निकले होते हैं और इसके अंदर एक बल्ब ग्लो कर रहा होता है, ऐसे बल्ब ग्लो कर रहा होता है। ऐसा एक पोर्ट होता है, पोर्ट के अंदर छोटे छोटे से आपने देखोगे प्लास्टिक टाइप के कुछ वायर्स निकले होते हैं और यहाँ पे एक बल्ब ग्लो कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि जो ये वायर्स है इनके यहाँ पे एंड्स पर
आपको कुछ लाइट ग्लो करती हुई दिखाई देती है। तो ये जो वायर्स होते हैं, इन वायर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू हम लोग हमारी जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल्स वगैरह हम जो यूज़ में लेते हैं, उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो सिग्नल्स जाते हैं वो भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही जाते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर communication by passing, इसलिए कहते हैं by passing इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या आप बोल सकते हो सिग्नल डायरेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नल by passing इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कई बात समझ में आती है, यानी कि इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं। देखो ये मैक्सिमम जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल, जैसे कि मानते हैं ये जो मार्कर है, ये मार्कर एक ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम करता है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई सिग्नल को एंटर करवाता हूँ तो होता क्या है कि इस मार्कर के अंदर उस लाइट का, या जो सिग्नल हमने भेजा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा है, ठीक है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि इसकी जो कर्व्ड सरफेस है उससे कंटिन्यूसली क्या होते रहे, उसके इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहे। अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेगा तो लाइट रे उसी फाइबर के अंदर आगे बढ़ती जाएगी और वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाएगी काफ़ी कम टाइम में। तो हमसे वही सवाल पूछा जाता है बच्चों जेईई में भी, कई बार पूछा गया जेईई में और एडवांस में भी। देखो कैसे सवाल आते हैं इस पर। मान लेता हूँ मैं अभी यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ बच्चों। वैसे तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके कई सारे यूजेज है, लेकिन हमारे बेसिक जो सिलेबस में है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वरना इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रियलिटी में जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया सिर्फ बेसिक वाला दिया हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको बेसिक वाला ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमसे इस टाइप के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं। हमसे बोला गया कि एक सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर है, एक सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर है, इसे एक सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर है, क्लियर है। और ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ भी समथिंग, मानते हैं म्यू, और बाहर है एयर। अब हम चाहते हैं कि इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यहाँ से किसी भी एंगल के ऊपर रे को इंसिडेंट करवाया जाए, ठीक है। इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर किसी भी एंगल पर रे को, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है उसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं बोल सकता हूँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, एक तरीके से वेव को मैं यहाँ पे रे की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस रे को यहाँ पे इंसर्ट करवाया जाए, तो किसी भी एंगल के ऊपर अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं तो उसका इस कर्व्ड सरफेस से हमेशा क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो हमसे पूछा जाए कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उस ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी रेंज क्या होगी। तो हमसे पूछा जाता है फाइंड द रेंज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, फाइंड द रेंज ऑफ म्यू सो द इंसिडेंट रे gets TIR from the curved surface of optical fiber, क्लियर। इस ऑप्टिकल फाइबर की कर्व्ड सरफेस से वहाँ पे हमेशा क्या मिला, हमें TIR मिला, ठीक है, इंसिडेंट रे। सो द इंसिडेंट रे गेट्स TIR। अब वो इंसिडेंट जो रे है वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द म्यू सो दैट द इंसिडेंट रे गेट्स TIR फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, व्हेन फॉल्स एट एनी एंगल ऑन द फ्लैट सरफेस। जब इस फ्लैट सरफेस के किसी भी एंगल पर गिरे तो उसका क्या हो जाए, TIR हो जाए। तो समझते हैं यहाँ पे बच्चों क्या अरेंजमेंट है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोई एक रे ली, वो यहाँ पे गिरती है, मान लेते हैं
आई एंगल पर, इंसिडेंट एंगल पर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो मानते हैं सीधा जाना था तो कुछ बेंड हो जाएगी, मानते हैं ऐसे, ऐसे हो गया, नहीं होगी। और ये वाला एंगल हम मानते हैं आर है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे से उसका क्या होना चाहिए, टी आई आर होना चाहिए, टी आई आर होना चाहिए, टी आई आर होना चाहिए। तो ये रेन यहाँ पे जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे वापस चली जाएगी ऐसे, और यहाँ से भी वापस उसका क्या होना चाहिए, टी आई आर होना चाहिए ऐसे। तो इस तरीके से वो बाहर निकल जाएगी और ये जितना लंबा होगा वहाँ तक वो सिग्नल जाता जाएगा। अब ये जो आई एंगल है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है बच्चों, किसी भी एंगल के ऊपर अगर मैं इंसिडेंट करवाऊँ तो इस म्यू की वैल्यू क्या हो कि हर एक केस के लिए इसमें से लाइट पास हो जाए। तो उसके लिए बात करते हैं बच्चों, ये एंगल आई है, ये आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस आर, क्योंकि अगर आप ध्यान समझोगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये आर है तो 90 माइनस आर हो जाएगा। अब आप सोचो अगर यहाँ पे से टी आई आर होना है तो जो इंसिडेंट एंगल है वो इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, फॉर टी आई आर। तो सॉल्यूशन में बात करते हैं फॉर टी आई आर। अगर यहाँ पे टी आई आर हो तो ये जो 90 माइनस आर है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर सपोज कीजिए इस आई की वैल्यू को, मैंने क्या बोला, इस आई की किसी भी वैल्यू के लिए, तो यानी कि आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये आई की वैल्यू चेंज होगी बच्चों तो ये आर की वैल्यू भी चेंज होगी, और ये आर की वैल्यू चेंज होगी तो 90 माइनस आर भी क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे कोई भी एंगल हो सकता है ना। तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है। तो किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए हम बात नहीं कर सकते बच्चों यहाँ पे। तो हमें पूछा भी क्या है, वैसे रेंज पूछा। तो ध्यान से समझना कि अगर इस 90 माइनस आर की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो भी अगर थीटा सी से ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। फिर उससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज आने वाली है उन सबका तो टी आई आर हो ही जाएगा। तो ये जो 90 माइनस आर है उसकी मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू है वो भी थीटा सी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब आप सोचो अगर ये टर्म मिनिमम है तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये टर्म मिनिमम कब आ सकती है, जब मैं क्या करूं 90 में से इस आर मैक्सिमम को माइनस करूं। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये पूरी टर्म मिनिमम कब आ सकती है, जब यह आर क्या हो, मैक्सिमम हो। अब यहाँ पे समझना काम की बात वापस से, सपोज करो ये आई बढ़ेगा, ठीक है, तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। यानी कि अगर आई को आप इंक्रीज करोगे देन आर भी इंक्रीज होगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अब इस आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो यहाँ से अगर मैं सीधा भेजता तो 0 पे जाता, ऐसे बढ़ाते 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 इस आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। तो आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और जब आई मैक्सिमम 90 डिग्री होता है तो आपको पता है जब रेयर से डेंसर में जाती है कोई रे, तो अगर इंसिडेंट रे सॉरी रेयर मीडियम में कोई भी रे 90 डिग्री बनाती है तो डेंसर मीडियम में वो क्रिटिकल एंगल पर जाती है। तो इस वाले केस में जो आर होगा वो मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ से कैसे आई बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ेगा, तो जब आई मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम होगा, और आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो उस केस में आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्यों? क्योंकि जब रे इसमें 90 डिग्री पे एंटर करेगी तो इसमें कितने पे जाएगी, वो क्रिटिकल एंगल पे जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर ये मुझे पता है तो क्या ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखो कैसे, आर मैक्सिमम की जगह पर तो कैसे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों कि 90 माइनस थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा सी, ये होगा। तो यहाँ पे से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 टू थीटा सी, तो ये कितना हो जाएगा 45 थीटा सी होगा। दोनों तरफ क्या ले लिया जाए, साइन ले लिया जाए, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अब आप सोचो ये जो म्यू साइन थीटा सी है, साइन थीटा सी का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अगर आप ध्यान समझो तो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की बात करूँ तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 होगा। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/μ आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/μ लिख सकता हूँ। तो आप सोचो जब इसको हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो ये इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है तो बच्चों में इधर लिख रहा हूँ इसके बाद, तो यहाँ पे से मैं लिख सकता हूँ √2 इज ग्रेटर देन म्यू, यानी कि मैं म्यू लिख सकता हूँ ग्रेटर देन √2। यानी कि
ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज़्यादा है, तो आप 0 से लेके 90 डिग्री तक किसी भी रे को इंसिडेंट करवाइए और हर एक रे को क्या कर देगा, TIR कर देगा, यानी कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पर रिफ्लेक्ट कर देगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो ये याद रखना बच्चों, ये कई बार जेईई में पूछा हुआ है कि इस म्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, √2 से ज़्यादा होना चाहिए। एक और केस आता है इसमें बच्चों, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि बाहर एयर मैक्सिमम के। अब मैं वो वाला केस भी बता रहा हूँ जब बाहर का कुछ अलग मीडियम हो और अंदर का कुछ अलग मीडियम हो, ठीक है, उसे भी करते हैं हम लोग, इसे नोट कीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आता है इसमें ऑप्टिकल फाइबर में, जब मीडियम क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है वापस से, या आप मान सकते हो एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है। ये जेईई में भी पूछा हुआ है, इवन एडवांस में पूछा हुआ है। इसका रिजल्ट भी अगर आप याद रख लोगे तो भी अच्छा, और किस तरीके से सोल्व करना है उसे भी याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एडवांस में पूछा था। इसके ऊपर एक क्लेडिंग कर दी थी, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है आपके पास, बहुत आसान है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपसे बोला गया है कि ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर जो है मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। आपसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, √3, और इसकी वैल्यू दी है आपको √2। क्लियर है, ये कोई सिलेंडर। आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पे एक रे है जो इंसिडेंट हुई अल्फा एंगल पर, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। यहाँ पे उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो वो कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे जा रही होगी तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा उसका ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से वो ट्रांसमिट हो जाएगी उतने एंगल पर, होगी या नहीं होगी। तो हमसे पूछा गया है कि इस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिससे कि सिलेंडर के कर्व्ड पाथ से जो रे है वो बाहर ना निकले। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा सो रे डज नॉट refracted from curved surface of cylinder, क्यों सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से वो रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। वापस से वही कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए अल्फा है, इस रिफ्लेक्टेड एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये जो एंगल आएगा बच्चों, ये कितना आएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। वापस से वही कॉन्सेप्ट, वापस से क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा कि जो 90 माइनस थीटा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, थीटा सी से। ये तो बात समझ में आती है हम सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन 1 है। या इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, वापस से समझना। इसके और इसके बीच में हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, μ1 साइन अल्फा μ2 साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आती? तो यहाँ पे से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ बच्चों, तो क्या आएगा, μ1 बाई μ2 साइन थीटा। यही रिलेशन आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर TIR होना है तो जो 90 माइनस थीटा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ये तो सभी को पता है। अब मैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा की बात की कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, उसने रेंज नहीं पूछी है कि 0 से लेके कहाँ तक भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसको मिनिमम लिखने की ज़रूरत, क्योंकि अल्फा की जो भी वैल्यू होगी मैक्सिमम वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये जो थीटा होगा, यानी कि अल्फा होगा फिक्स होगा, ये फिक्स होगा तो ये भी फिक्स होगा, ये फिक्स होगा तो ये भी फिक्स होगा, इसलिए मैंने ये रेंज लिखी है, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूँ, दोनों तरफ क्या लेते हैं, साइन ले लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी, कैसे लिखा जा सकता है। और 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा सी, लिखा जा सकता है। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए थी और थीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, इसलिए
यहाँ पे पुट करनी है मैं। तो देखना आप लोग, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर, यही होगा ग्रेटर देन। अब देखो साइन थीटा को क्या लिखता हूँ मैं, क्रिटिकल एंगल को। देखो आप क्रिटिकल एंगल निकालोगे तो क्या लिखोगे, μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 साइन 90, यही लिखेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, μ1 बाई μ2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर करेंगे तो μ1 स्क्वायर बाई μ2 स्क्वायर, यही होगा, क्लियर है। मैंने गलती कर दी बच्चों, यहाँ पे अल्फा था, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, थीटा की वैल्यू निकालनी थी ना, तो यहाँ पे अल्फा आएगा। अल्फा ही कैलकुलेट करना हो रहा है हमें, अल्फा देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे μ1 अपॉन μ2 लिखा तो अल्फा आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अल्फा लिखा मैंने यहाँ पे। तो अब अगर आप ध्यान समझोगे तो इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, तो μ1 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन μ2 स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, ग्रेटर देन μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, यही होगा, ग्रेटर देन μ1 स्क्वायर माइनस का μ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान समझोगे तो इस μ2 स्क्वायर से μ2 स्क्वायर कट गया, लेकिन इस माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उस म्यू स्क्वायर को डिवाइड में भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ1 स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ पे से अगर मैं बात करूँ तो साइन अल्फा क्या मिला हमें, इसका रूट हो जाएगा। अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो ऐसे हटा देते हैं, ये रूट में आ जाएगा। तो हमसे अगर अल्फा पूछा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट μ2 स्क्वायर। तो देखिए इस μ2 स्क्वायर से ये μ2 स्क्वायर कट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, और इस μ1 को इसके डिवाइड में लिख रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1 स्क्वायर, यही होगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, या आप बात करो तो इस अल्फा को हटाऊँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे होगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा इधर। तो यहाँ पे से अल्फा अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ1 स्क्वायर, ये पूरा रूट में आएगा बच्चों आपके पास। तो अब आप सोचिए अल्फा की वैल्यू इससे कम होना चाहिए, तो इस अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अल्फा मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट μ2 स्क्वायर μ1 स्क्वायर बाय μ1 स्क्वायर, ये आंसर आएगा बच्चों आपके पास अल्फा मैक्सिमम। और अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए √2 और √3, तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमसे इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। अभी तक हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन सीखा था वो फ्लैट सरफेस से सीखा, फिर हमने स्लैब से रिफ्रैक्शन सीखा। अब हम लोगों को जो रिफ्रैक्शन सीखना है वो कैसे सीखना है, कर्व्ड सरफेस है। तो ऐसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फ्लैट सरफेस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे कर्व्ड सरफेस है
ठीक है। ये स्पेरिकल कर्व्ड सरफेस है। कैसी? स्पेरिकल कर्व्ड सरफेस। और इसके इस तरफ पूरे में एक मीडियम फिलअप है, ठीक है। इस तरफ एक मीडियम भरा हुआ है पूरा का पूरा। और ये कैसी? स्पेरिकल कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेरिकल वाली है, ठीक है, स्पेरिकल सरफेस। इस तरफ पूरे में एक मीडियम भरा हुआ, तो मानते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और मान लेते हैं कि इस तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, हमसे बोला हुआ है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा? तो देखते हैं बच्चों हम लोग कि इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही होगी इस तरफ, यहाँ पे से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अब रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और नॉर्मल कहाँ से पास होगा? इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से, ठीक है। तो नॉर्मल से जो बनने वाला एंगल होता है वो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये हमारे पास इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है? आई एंगल बनाती है, जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये जो इंसिडेंट रे है इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जहाँ पर ये मिलेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस से, वहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इस जगह पे हमारे पास क्या मिलेगा? इमेज बनेगा। और ये जो एंगल होगा बच्चों वो होगा आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ बच्चों ऐसे, इसको मैं मानता हूँ m और इसको मैं मानता हूँ n, और ये p है पोल, ऐसा हम मान के, क्योंकि सारे की सारी डिस्टेंस हमें इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से मेजर करनी है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग u है इस पोल से, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। इस p से इस सेंटर की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो यहाँ से है v। तो हमारा जो मेन पर्पज होता है वो u, v और इस r में रिलेशन कैलकुलेट करना होता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो उसके लिए मैं बात करता हूँ बच्चों कि यहाँ पे इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, इस वाले एंगल को मैंने बीटा मान लिया, और इस वाले एंगल को मैंने गामा मान लिया। ये अल्फा, बीटा और गामा काफ़ी स्मॉल है, और यहाँ पे हम जो बात करें वो सारी की सारी पैराक्सल रेज के लिए बात करें, इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि सारी रेज कैसी है? पैराक्सल है। अगर ये पैराक्सल रेज होगी तो अल्फा, बीटा, गामा और आई और आर भी, ये भी क्या होगी? काफ़ी स्मॉल एंगल्स हो गए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से समझना, इसमें रिलेशन कैलकुलेट करने के कर्व्ड सरफेस है। और ये जो P और N है बच्चों ये बहुत बहुत स्मॉल है, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस O से P तक कैलकुलेट करूँ या O से N तक कैलकुलेट, लगभग सेम ही है वो, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर बताया गया। P से C तक कैलकुलेट करो या N से C तक, लगभग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस ज्योमेट्री से देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई होगा, यानी कि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा फ्रॉम डायग्राम, ठीक है। फ्रॉम डायग्राम से हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई, ये इक्वेशन 1। उसी तरीके से आप देखोगे तो आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है। आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, इक्वेशन 2। अब यहाँ और यहाँ इसके बीच में मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, ठीक है। बात करते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये रिलेशन आ गया, देखो आई बी में मिल गया, आर बी में मिल गया, तो हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ, इसके और इसके बीच में हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या लिखेंगे? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, क्या यही होगा? अब मैंने बोला था कि आई और आर बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ऐसे लिखा जा सकता है। आई और आर बहुत स्मॉल है, आई और आर बहुत स्मॉल है तो साइन आई को आई लिखा जा सकता है, साइन आर को आर लिखा जाता है। आई और आर की वैल्यू में इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकता हूँ। तो μ1 हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2, आर हमें मिलेगा बीटा माइनस गामा, ऐसे मिलेगा। और अगर ये एंगल्स स्मॉल है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों, μ1 tan अल्फ़ा, ऐसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसे क्यों लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि स्मॉल है तो साइन आई को आई लिख सकते हैं और आई को हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू μ2 tan बीटा अब माइनस tan गामा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो μ1
टेन अल्फा ये वाला एंगल होगा, तो इस वाले ट्राइंगल में देखना ओ एम और एन में, इस वाले ट्राइंगल में, तो इसको हाइट को अगर मैं y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ y इसको, तो देखो क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन यू, तो y माइनस का u लिख रहा हूँ क्योंकि रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते तो उसके अपोजिट को नेगेटिव, तो पोल से इस तरफ जाना पड़ रहा है, इसलिए माइनस का u प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन ये वाला ट्राइंगल देखना, ये वाला ट्राइंगल में, तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है y है और बेस कितना है r इज इक्वल टू म्यू टू, तो टेन बीटा तो वापस से y बाई आर आ जाएगा माइनस का गामा, तो गामा इज इक्वल टू लिखोगे तो ये वाला ट्राइंगल देखना, तो इसमें y अपॉन ये डिस्टेंस कितनी आएगी v, तो y अपॉन v, देखो y सभी में कॉमन आगे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, म्यू वन माइनस का u प्लस म्यू वन आर इज इक्वल टू म्यू टू आर माइनस का म्यू टू बाई वी, ये होगा, इसको इस तरफ भेज रहा हूँ और आर वाले टर्म को उस तरफ भेज रहा हूँ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया म्यू टू बाई वी माइनस का म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये फॉर्मूला आता है बच्चों हमारे पास कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का। म्यू टू का मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन जाती है, म्यू वन का मतलब है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है। म्यू टू माइनस म्यू वन तो आप लोग जानते ही हो, आर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यू और वी भी आप लोग जानते हो, इमेज की पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और यू और वी इनको जब भी हम पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे बच्चों। किसके साथ पुट करना है, इसमें जो भी वैल्यूज है साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, वो विद साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना और रे के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको सिखाया था वो किस टाइप की सर्फेस है, इस टाइप की सर्फेस, अगर यानी कि अगर मैं इसे बात करना चाहूँ तो हमारे पास कॉन्वेक्स टाइप की सर्फेस है, मैं आपको कॉनकेव से भी सिखाता हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें दोनों टाइप की सर्फेस हमारी कवर हो जाएगी। हमें बोला हुआ है कि एक स्पेरिकल मीडियम है, ऐसे एक ऐसे स्पेरिकल मीडियम है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू √3/2 है, चलो ठीक है। और आपसे बोला हुआ है इसकी जो रेडियस है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और ये इसकी एक्सिस है मान लेते हैं अगर ऐसे, ठीक है, चारों तरफ एयर है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि इसके ऊपर एक पैरेलल बीम, लाइट का जो बीम है एक पैरेलल बीम आता है, ठीक है, ऐसे एक पैरेलल बीम आता है ऐसे। तो आपसे पूछा गया है कि उससे फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। आपसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, क्लियर है। तो अब आप ध्यान से समझोगे तो एक तो कर्व्ड सरफेस ये है और एक कर्व्ड सरफेस ये है, तो हमें फाइनल इमेज कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, पहले से ये जो रे आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, इसका रिफ्रैक्शन निकालूंगा इस कर्व्ड सरफेस से। जब इस कर्व्ड सरफेस से मैं रिफ्रैक्शन लिखूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि इधर के जो सरफेस है वो फ्लैट है, यानी कि इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। जब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं इस सरफेस की बात करूँगा तो इस सरफेस को मैं एकदम फ्लैट मान के चलूँगा, यानी कि इधर कोई नहीं है, इसको पूरा का पूरा सीधा मान के चलूँगा। फिर क्या करूँगा, दूसरी बार इसके ऊपर रिफ्रैक्शन वाले इक्वेशन लिखूँगा, फिर इससे हम रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। वो तब करेंगे जब इससे जो इमेज बनेगा अगर वो इसके बाहर बन रहा है, अगर सपोज कीजिए ये रेडियस आ रहे और ये भी आ रहे, तो जो इससे इमेज बने अगर वो 20 डिग्री के अंदर बन जाता है, सॉरी 20 सेंटीमीटर के अंदर बन जाता है, तो फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए इससे जो इमेज बनता है वो इधर बनता है, तो फिर यहाँ से जो इमेज बन के इधर बन रहा होगा उसका 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ होगा, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। क्या बात समझ में आ रही? तो पहले हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट सरफेस, उसे हम बोलते हैं राइट सरफेस। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट सरफेस, किससे बात करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट सरफेस। तो फॉर्मूला क्या सीखा हमने बच्चों, μ2 बाई वी माइनस का μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, यही होगा, ठीक है। तो μ2 जिस मीडियम में रह जा रही है, किस में जा रही है 3/2, v हमें कैलकुलेट करना है, u1 इधर से आ रही है एयर के लिए 1, और ये कहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है, यानी कि इनफाइनाइट। तो क्या लिखेंगे 3/2 माइनस का 1, और इसकी रेडियस इस तरफ है, यानी कि पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस का 10 इसी तरफ होगी इसकी रेडियस। तो ये कितना हो गया 3/2v, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया 1/20, ये रहेगा 3/2 माइनस यानी कि 1/2 1/2 इंटू 10,
20, यानी कि इस 2 से ही कट हो गया 10 टाइम। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो, सॉरी बच्चों, तो v इजिकल टू हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। इस कैलकुलेशन से अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो v इजिकल टू कितना 30, इसका मतलब है कि ये 10 है, ये 10 है, तो इसका इमेज यहाँ पे बना होगा। अगर ये कर्व्ड सरफेस नहीं होती तो यहाँ पे नॉर्मल होता, तो इससे जो इमेज बनता वो यहाँ ऐसे कहीं बन रहा होता, यहाँ पे इमेज बनता। क्लियर है? कब? जब ये कर्व्ड सरफेस नहीं होती, तो ये 10, तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस आती है वो कितनी आती? 10 सेंटीमीटर आती है। कितनी आती? 10 सेंटीमीटर आती है। क्या बात समझ में आती? लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस कर्व्ड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हुआ होगा। तो अब हमें वापस से ये जो रेज आ रही होगी ऐसे, इन रेज का इस कर्व्ड सरफेस से भी क्या करना होगा? रिफ्रैक्शन। और इस कर्व्ड सरफेस के लिए ये जो इमेज बना है वो इस कर्व्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। इसे मैं लिख रहा हूँ ओ डैश। क्या लिख रहा हूँ? ओ डैश, या इमेज लिख देते हैं आई डैश लिख देते हैं। तो यानी कि एक्चुअल इमेज नहीं है बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पे से भी क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो जो फाइनल इमेज बनेगा हमारे पास वो इधर कहीं बनेगा बच्चों, यहाँ पे कहीं। पहले क्यों बना अभी आपको पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है? ये ऐसे समझ पा रहे हो आप लोग? ये फाइनल इमेज बनेगा आपके पास। तो अब हमें जो इक्वेशन लिखनी होगी इसके लिए लिखनी होगी वापस से राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा फाइनल। पता चला कि भाई मैं क्यों अगर ये जो डिस्टेंस आई है वो 20 से कम आती तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इमेज बन जाता। लेकिन 30 आई, इसका मतलब यहाँ पर है। तो ये 30 कब आई है हमारे पास? जब इधर पूरा का पूरा फ्लैट होता, ठीक है। लेकिन इधर कर्व्ड है तो यहाँ पे से रिफ्लेक्शन होगा, तो उसको भी हमें कंसिडर करना होगा। तो वापस हम बात करेंगे राइट साइड के लिए। रिफ्रैक्शन फ्रॉम राइट साइड, राइट सरफेस लिख दो आप। तो इस वाले न्यूमेरिकल में दोनों से हो जाएगा। देखो एक स्टेप वाली सरफेस है, एक स्टेप वाली, दोनों से आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला वही लिखेंगे अभी हम, μ2 बाई वी माइनस का μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ये लिखेंगे। अब μ2 क्या लिखेंगे? ये रे बाहर आ रही है मतलब एयर में आ रही है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इमेज कहाँ बनने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। माइनस μ1 कहाँ से आ रही है? मीडियम में से आ रही है, यानी कि 3/2। और उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसके लिए जो ऑब्जेक्ट ये है, ये जो इमेज बना वो इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इससे कितनी डिस्टेंस पर है? 10 पर। और इसी तरफ है तो पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3/2। और इसकी रेडियस देखना बच्चों इस तरफ होगी तो नेगेटिव लिखेंगे, माइनस का 10। क्लियर है? तो 1/v माइनस का 3/20 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2, यानी कि माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ जाएगा 1/20। यही होगा भाई, माइनस का 1/2 और माइनस का बचा 10 तो 1/20। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 2/20। क्या बात समझ में आई? ये लिखा, सॉरी 4/20 होगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4/20। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/4, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आप खुद सोचिए v क्या है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसके पहले, यानी कि जो डिस्टेंस आई फाइनली यहाँ से वो कहाँ बनेगा? 5 सेंटीमीटर पर। तो ध्यान रखना, आपसे इमेज की पोर्शन कहाँ से पूछी जा रही है? इस सरफेस से पूछी या इस सरफेस से पूछी? इस सरफेस से पूछी तो फाइनल इमेज 5 सेंटीमीटर पर। इस सरफेस से पूछी तो 10 और 5 25 सेंटीमीटर पर। तो इस तरीके से हम कर्व्ड सरफेस वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने इसी एक न्यूमेरिकल में आपको दोनों फेस से, इसे अगर आप कॉन्वेक्स बोलते हो तो कॉन्वेक्स, और इसे आप कॉनकेव बोलते हो तो कॉन्वेक्स, दोनों से मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन बता दिया, ठीक है। ओके।